हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये लेक्चर 5 है हम लोगों का प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं डिटेल पूरा C2 साइकिल के बारे में। तो पिछले टर्म पे हम लोगों ने C3 साइकिल खत्म किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे C2 साइकिल को लेकर के। C2 साइकिल ऑल्सो नोन एज फोटो रेस्पिरेशन। पूरा का पूरा साइकिल कैसे चलता है इससे हमें डिटेल पढ़ना होगा। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन आपको क्या करना है, बढ़ा के रखना है, क्योंकि मैंने बताया था आपको जैसे जैसे चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन आपका उतना ही बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि उतना ही कॉम्प्लेक्स होने वाला है। चलिए C2 साइकिल के बारे में अगर बात करते हैं तो C2 साइकिल सबसे पहले टोबैको प्लांट के अंदर एक्सप्लेन किया था दो साइंटिस्टों ने, डिकर एंड टियो, इन 1959। ये चीजें आपको याद रखने वाली हैं। प्रोसेस जो होता है वो तीन अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तीन अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर ये सारा मैकेनिज्म हम लोग देखने वाले हैं। और लास्ट पॉइंट मैंने ये बोला कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो यहाँ पे बनता है वो 2 कार्बन का बनता है, जिसका नाम है फास्फोग्लाइकोलेट। और ये जो फास्फोग्लाइकोलेट होता है ये 2 कार्बन का है, इसीलिए फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 2 कार्बन का है। तो साइकिल का नाम क्या हो गया, C2 साइकिल। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अब हम यहाँ पे चलते हैं सीधे साइकिल को एक्सप्लेन हम लोग करते हैं कि ये साइकिल कब चलेगा, क्या क्या फैक्ट्स हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखते हैं ना। सबसे पहले आपने इसके पिछले वाले टर्म में जब लेक्चर हम लोगों ने कवर किया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था एक एंजाइम है जिसका नाम है रूबिस्को। मैं रूबिस्को एंजाइम यहाँ पे आपको बना के दे देता हूं। ये है रूबिस्को एंजाइम, है ना। तो आपने पढ़ा होगा कि जितने एंजाइम्स होते हैं उसमें कॉम्पिटिटरी इनहिबिशन होता है ना। कॉम्पिटिटरी इनहिबिशन का मतलब ये होता है कि जो एक्टिव साइट होते हैं इस एक्टिव साइट पे कोई ना कोई बाइंड करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्टिव साइट है और इस एक्टिव साइट पे बाइंड क्या कर रहा है, CO2। ये एक्टिव साइट से कौन बाइंड कर गया, CO2। लेकिन मान लीजिए कि अगर ऐसा ही क्या है, O2 भी आपका है तो हो सकता है O2 भी बाइंड कर सकता है एक्टिव साइट से। और ये क्या है, रूबिस्को। ये क्या है, रूबिस्को। तो थोड़ा ध्यान से अगर हम बात करें तो ये जो एंजाइम है यहां पे CO2 बाइंड करेगा तब तो नॉर्मल साइकिल चलेगी, C3 साइकिल। लेकिन अगर CO2 के जगह पे ऑक्सीजन बाइंड कर जाए तब आपका जो साइकिल चलता है उसको हम लोग बोलते हैं C2 साइकिल। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब ये कब ये बाइंड करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाता है CO2 के कंपेयर में, यानी कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, लेस हो गया, और O2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया प्लांट के अंदर अगर हाई हो गया तो जो साइकिल चलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन। सिंपल सी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी ऐसा कंडीशन होगा, मतलब टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है, लाइट इंटेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो प्लांट्स अपने ट्रांसपिरेशन रेट को कम करने के लिए अपने स्टोमेटा को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब थोड़ा ध्यान से समझना है, अगर प्लांट अपने स्टोमेटा को बंद कर दिया तो बाहर से गैसेस एक्सचेंज हो नहीं रहा है। जब बाहर से गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा तो CO2 अंदर नहीं आ पाएंगे, और CO2 जब प्लांट्स के अंदर नहीं आ पाएंगे स्टोमेटा के, मतलब ऑक्सीजन का रेट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और जब भी ऑक्सीजन का रेट हाई हो जाएगा तो ऑक्सीजन की एफिनिटी रूबिस्को के लिए क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और जब इसका एफिनिटी, इसका प्यार, इसका मोहब्बत रूबिस्को के लिए ज्यादा होगा तो RuBP के साथ कौन रिएक्ट करेगा, CO2, ऑक्सीजन। RuBP के साथ कौन रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन। यही चीज यहाँ पे साइकिल पूरा एक्सप्लेन करती है कि जब भी ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन प्लांट के अंदर ज्यादा हो जाएगा CO2 के कंपेयर में, तब ये साइकिल चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं O2 साइकिल। अब ये C2 साइकिल हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि क्या क्या इसमें कंडीशंस आते हैं। इसके अंदर 3 सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। पहले हम लोग बात किए थे क्लोरोप्लास्ट, फिर पेरोक्सिसोम और फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो साइकिल देखते हैं कैसे ये चलता है। अब साइकिल चलाने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से, यहां पे भी सारा चीज वही, आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैं बात करता हूं कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है RuBP, है ना। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात किए थे। RuBP जिसको हम लोग बोलते हैं राइबुलोज बाइफॉस्फेट, ये एक्चुअल में कितने कार्बन का है, 5 कार्बन वाला है। अब ये जो 5 कार्बन वाला है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 प्लांट के अंदर क्या हो गया, बिल्कुल कम हो गया, और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, हाई हो गया। इस केस में क्या होगा, रूबिस्को ऑक्सीजन को पकड़ के लाएगा
और कहेगा रिएक्ट कर, यानी कि आरयूबीपी के साथ रिएक्ट कर। आरयूबीपी के साथ ऑक्सीजन फिर भी रिएक्ट किया, है ना, ऑक्सीजन फिर भी रिएक्ट किया आरयूबीपी के साथ। जब ये ऑक्सीजन रिएक्ट करता है आरयूबीपी के साथ, तो इसके कंडीशन में भी क्या होता है, ये जो आरयूबीपी होता है वो टूट जाता है दो अलग अलग पार्ट में। एक बनाता है 2 कार्बन का कंपोनेंट और एक बनाता है 3 कार्बन का कंपोनेंट। 5 कार्बन वाला था, टूटा, एक 2 कार्बन का बना और एक 3 कार्बन का बना। ये जो 2 कार्बन का बनता है इसका नाम है फास्फोग्लाइकोलेट, इसका नाम है फास्फोग्लाइकोलेट, है ना। तो एक 2 कार्बन का प्रोडक्ट बना जिसका नाम है फास्फोग्लाइकोलेट, और एक 3 कार्बन का बनता है जिसका नाम है PGA। इसके बारे में तो हम लोग पढ़े हैं, फास्फोग्लिसरिक एसिड या फास्फोग्लिसरेट। अब बेटा ये चीज आपको पता है कि जो PGA बनेगा वो PGA कहां चला गया, C3 साइकिल में। आपके पास बच क्या गया, फास्फोग्लाइकोलेट। ध्यान से साइकिल सुनिएगा क्योंकि अभी इसमें कुछ गड़बड़ भी होने वाला है। कब गड़बड़ होगा अभी आपको समझ में आएगा। तो आरयूबीपी रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, आरयूबीपी टूट गया 2 पार्ट में, एक 2 कार्बन में और एक 3 कार्बन में। 3 कार्बन वाला PGA जो चला गया C3 साइकिल में, और 2 कार्बन वाला फास्फोग्लाइकोलेट जो हमारे पास बचा हुआ है। अब क्या होता है, ये जो फास्फोग्लाइकोलेट है इसके अंदर ये तो टॉक्सिक मटेरियल है, ये क्या है, टॉक्सिक मटेरियल है, प्लांट के किसी काम का नहीं है। प्लांट फिर भी इसको क्या करता है, यूज करना स्टार्ट करता है। वो क्या करेगा, इसमें से जो फॉस्फेट है यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसको क्या कर दिया, निकाल दिया। यहां से क्या हुआ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसने क्या कर दिया, निकाल दिया। मतलब जो फास्फोग्लाइकोलेट था उसमें से फॉस्फेट निकाल दिया, तो ये अब कंपोनेंट क्या बच गया आपके पास, ग्लाइकोलेट। यहां पे क्या बच गया, ग्लाइकोलेट। और ये जो ग्लाइकोलेट होते हैं ये एक्चुअल में कितने कार्बन वाला है, 2 कार्बन वाला है। फॉस्फेट निकाल दिया, 2 कार्बन का प्रोडक्ट आपके पास बचा जिसको हमने बोला है क्या, ग्लाइकोलेट। अब ये जो ग्लाइकोलेट है ये क्या होता है, इधर से इधर चला आता है। मतलब ये सब कुछ कहां पे हुआ, क्लोरोप्लास्ट में। ये सारा कंडीशन कहां पे हुआ, क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट से ग्लाइकोलेट कहां पे चला गया, दूसरे सेल ऑर्गेनल्स के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं पर ऑक्सीजोम। पर ऑक्सीजोम, तो पर ऑक्सीजोम में चला आया क्या आपका ये ग्लाइकोलेट। मैं लिख लेता हूं, ग्लाइकोलेट आ गया पर ऑक्सीजोम के अंदर। कितना कार्बन वाला है बेटा, 2 कार्बन वाला है ना। तो 2 कार्बन का प्रोडक्ट यहां पे ग्लाइकोलेट आया। अब क्या होता है, ग्लाइकोलेट कुछ टाइम बाद क्या करता है, इसमें से ग्लाइकोलेट अपना H2O2 रिलीज कर देता है। और जैसे ही ग्लाइकोलेट में से H2O2 रिलीज होता है ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लाइऑक्सिलेट में। किसमें, ग्लाइऑक्सिलेट में। मतलब ग्लाइकोलेट में से क्या रिलीज हुआ, H2O2। जैसे ही ग्लाइकोलेट H2O2 को रिलीज करता है तो ग्लाइऑक्सिलेट बनता है। ऑक्सीजन तो नहीं हटाया, यानी कि अभी भी ये कितने कार्बन का प्रोडक्ट है, 2 कार्बन का। थोड़ा ध्यान से, है ना, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या होता है, इस ग्लाइऑक्सिलेट के साथ एक और कंपोनेंट जुड़ता है, एक अमीनो एसिड जुड़ता है जिसका नाम है अमोनिया। क्या होता है, ग्लाइऑक्सिलेट के साथ अमोनिया जुड़ जाता है। जैसे ही अमीनो एसिड जुड़ते हैं, मतलब अमोनिया जुड़ता है, तो ये कन्वर्ट होके क्या बना देगा, ग्लाइसिन। ये कन्वर्ट होके क्या बना दिया, ग्लाइसिन। ठीक, अब ये हमारा ग्लाइसिन बना। ग्लाइसिन भी कितने कार्बन का प्रोडक्ट है, 2 कार्बन का। और देखो ग्लाइऑक्सिलेट प्लस अमोनिया दोनों मिलकर के एक अमीनो एसिड बना दिए ग्लाइसिन। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो ग्लाइसिन बनता है अब ये तीसरे सेल ऑर्गेनल्स में पास होगा जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, अब ये कहां पास हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन गया, यहां पे मैं लिख देता हूं कि ग्लाइसिन आ गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कितना कार्बन है बेटा, 2 कार्बन। और ग्लाइसिन क्या है, अमीनो एसिड। ग्लाइसिन का कन्वर्जन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ इस तरीके से हो जाता है कि ये ग्लाइसिन कन्वर्ट होकर बना देता है सेरीन। क्या बना देता है, सेरीन। और सेरीन पता है कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। अब प्रॉब्लम क्या है, अरे सर अभी तो 2 कार्बन का था, अब ये 3 कार्बन का हो गया, ये क्या हुआ, अचानक जादू मंत्र हो गया क्या। अब थोड़ा इनिशियल लेवल से कुछ जादू मंत्र करते हैं तभी ये साइकिल समझ में आएगा। मैंने बोला है पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, ध्यान से देखना पड़ेगा कि स्टेज। अब देखते हैं स्टार्टिंग से क्या गलती हुई है। एक्चुअल में बात स्टार्ट हुई थी आपकी 2 आरयूबीपी से। 2 आरयूबीपी के साथ 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो 2 मॉलिक्यूल फास्फोग्लाइकोलेट बनेगा और 2 मॉलिक्यूल पीजीए बनेंगे, है ना। ये समझ में आ रहा है। 2 मॉलिक्यूल पीजीए चले C3 साइकिल के अंदर,
यहां से 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा तो क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ग्लाइकोलेट बनेंगे। वो 2 मॉलिक्यूल ग्लाइकोलेट आ गए पेरोक्सिसोम के अंदर, 2 मॉलिक्यूल H2O2 रिलीज हुआ तो बन गया क्या, 2 ग्लाइऑक्सिलेट। 2 ग्लाइऑक्सिलेट के साथ क्या हुआ, NH3 ऐड हुआ और बन गया क्या, 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन, है ना, 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन। जो 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन बना, इसको मैं इधर लिख देता हूं कि ये 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन बन गया। अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश करते हैं। बेटा एक कार्बन दूसरा कार्बन NH3, एक ग्लाइसिन, 1 कार्बन दूसरा कार्बन एंड NH3, ये दूसरा ग्लाइसिन, मतलब 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन को हमने इस तरह से अरेंज किया। अब इसको क्या होना है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन और 1 अमोनिया, ये लेके क्या बना दिया, सेरीन, और ये जो कार्बन और NH3 है वो क्या हो जाएंगे, CO2 और NH3 के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। मतलब 1 मॉलिक्यूल सेरीन अगर आपको बनाना है तो 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन यूज करना पड़ेगा, ये तो पक्का कंफर्म हो गया होगा। दूसरी चीज, कार्बन हमारा रिलीज हो गया CO2 के फॉर्म में और NH3 क्या हो गया, रिलीज हो गया। इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन क्यों, क्योंकि जब हम रेस्पिरेशन बोलते हैं तो ऑक्सीजन यूज होता है और CO2 रिलीज होता है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होता है, CO2 रिलीज होता है। यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यूज हो रहा है और CO2 रिलीज हो रहा है, लेकिन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को यूज करके हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसीलिए उसको नाम दिया गया है फोटो रेस्पिरेशन। पक्का 100% श्योर हो आप लोग। तो अब जो इसके बाद की बातें हम करने वाले हैं, ये सेरीन हमारा बना 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट। अब ये सेरीन क्या हो जाता है, फिर से वापस आ जाता है किसके अंदर, पेरोक्सिसोम के अंदर। और सेरीन जब यहां पे आता है तो एक मॉलिक्यूल बना देता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरेट, है ना। ग्लिसरेट भी पता है कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, है ना। ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड दोनों एक ही चीज हुई। और ग्लिसरिक एसिड कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। मतलब ये कन्वर्ट हो जाता है, 3 कार्बन का सेरीन कन्वर्ट होकर क्या बना देता है, ग्लिसरिक एसिड। और ग्लिसरिक एसिड बाद में कन्वर्ट होकर क्या बना देता है, जब इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, ATP ऐड कर देंगे तो ATP यूज होगा, यहाँ पे ATP यूज हुआ और ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP प्लस IP में। और वो जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है इसको यूज करके जो ग्लिसरेट है वो फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया। फास्फोग्लिसरेट का मतलब ही क्या है, फास्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। और ये फास्फोग्लिसरिक एसिड कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। यहां पे फॉस्फेट नहीं था, फॉस्फेट ऐड किया तो ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होकर क्या बना दिया, फास्फोग्लिसरिक एसिड। और ये भी जो 3 कार्बन वाला बना PGA, ये भी चला C3 साइकिल में। अब थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझना है आपको। जब हम लोगों ने ये सारा इतना नौटंकी किया तो इसी को हम क्या बोलते हैं, C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन। एक बार और साइकिल समझिएगा। तीनों ये साइकिल होता है 3 अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स में, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, जब भी प्लांट के अंदर ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा हो जाएगी टुवर्ड द रूबिस्को, तो जो रूबिस्को है वो अब ऑक्सीजनेशन प्रोसेस को करेगा। क्योंकि रूबिस्को का पूरा फुल फॉर्म क्या है, राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। मतलब वो कार्बोक्सिलेशन भी करेगा, वो ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है। तो जब भी CO2 का अमाउंट क्या होगा, कम होगा, तो प्लांट क्या मॉडिफिकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो ऑक्सीजनेशन करेगा। जब भी ऑक्सीजनेशन करेगा तो 2 RUBP जुड़ जाते हैं 2O2 के साथ और यहां से साइकिल चलना स्टार्ट होता है। तो आपको ग्लाइकोलेट बना, ग्लाइकोलेट पेरोक्सिसोम में आएगा, H2O2 रिलीज करेगा, ग्लाइऑक्सिलेट बनेगा, NH3 जोड़ करके एक अमीनो एसिड बनेंगे ग्लाइसिन 2 कार्बन का। ग्लाइसिन जब आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में तो इसका कन्वर्जन कुछ इस तरह से होता है कि ये 3 कार्बन का एक कंपोनेंट बना देता है, दूसरा अमीनो एसिड सेरीन, और बाकी CO2 क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। कार्बन क्या हो जाता है, CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। ऑक्सीजन पकड़ा, CO2 रिलीज किया, मैकेनिज्म क्या होगा, रेस्पिरेशन। लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो क्या है, फोटो रेस्पिरेशन। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। अच्छा, ये तो हो गया साइकिल। अब थोड़ा ध्यान से यहाँ पे एक पॉइंट समझते हैं। अगर हम यहाँ पे एक रेशियो समझें तो क्या निकलता है, थोड़ा ध्यान से। अगर हम लोग एक RUBP को जो 5 कार्बन वाला है, इसको अगर रिएक्ट कराते हैं CO2 के साथ, एक CO2 के साथ, तो हमें क्या मिलता है,
5 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, 6 कार्बन का प्रोडक्ट। जब ये टूटेगा तो हमें कितना मिलेगा? 2 PGA। 6 है कि नहीं? ये हमें पता है, जब 6 कार्बन का प्रोडक्ट टूटता था तो 2 PGA मिलते थे हमें। अगर हम यहाँ पे यूज करते 2RUBP, रिएक्ट करता अगर 2CO2 के साथ, तो यहाँ पे कम से कम हमें कितना PGA मिलना चाहिए? 4 PGA। अगर हम CO2 यूज करते तो ऐसा होता, लेकिन जब हम CO2 के जगह पे O2 यूज किए हैं तो यही 2RUBP हमारा कन्वर्ट होता है जब 2 O2 मॉलिक्यूल के साथ। तो टोटल नंबर ऑफ PGA कितना मिला है गिन लेते हैं। 1 PGA यहां पे मिला है और 2 PGA, 2 मॉलिक्यूल PGA यहां पे मिला है, मतलब टोटल PGA हमें कितना मिला है? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 PGA। अब थोड़ा ध्यान से, अगर ये मेरे लिए 100% है, ये मेरे लिए 100% है, तो ये 3 PGA तो हमारे लिए केवल 75% हुआ। मतलब यहां पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इस कंडीशन में कितना हुआ? लॉस हुआ 25% का। कितना का लॉस हुआ? 25% का। क्यों? क्योंकि हमें 100% बनाना है, 4 PGA चाहिए था, यहां पे केवल कितना PGA बना है? 3 PGA बना है, तो 25% का क्या हो गया? लॉस हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर 25% का लॉस हुआ तो फायदा कितने का हुआ? तो फायदा कितने का होगा ये आपको बताना है। अब आप हमें तुरंत बताइए कि फायदा कितने का होगा। अरे फायदा कुछ नहीं हुआ ना, जब जहां पे लॉस हो रहा है वहां पे फायदा क्या होगा? लॉस होगा ना 25% का। तो ये चीजें अब आप सोचो, ये 25% का लॉस जो आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा पता नहीं एक प्लांट के अंदर कितने सारे लीव्स हैं, कितने सारे क्लोरोप्लास्ट हैं, कितना सारा ग्रेनम, और कितने सारे ग्रेनम में एक साथ ये रिएक्शन चल रहा है और लॉस कितना % होता जा रहा है। तो ये प्लांट्स के लिए बहुत बड़ा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और अगर ऐसा कंडीशन चलता रहा तो प्लांट एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। तो इस कंडीशन से बचने के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं जिसको हम लोग C4 साइकिल में पढ़ेंगे और कैन साइकिल के अंदर पढ़ेंगे। अब ये C2 साइकिल आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम लोग फोटो रेस्पिरेशन क्यों बोलते हैं। दूसरी यहाँ पे मैं कुछ बातें आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ C2 साइकिल से रिलेटेड। पहला पॉइंट आपको ये समझना है कि इसके अंदर जो ये, इसको हम लोग C2 साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फर्स्ट स्टेबल कंपोनेंट 2 कार्बन का बनता है, इसलिए इसका नाम है C2 साइकिल। कंपोनेंट का नाम क्या है? फास्फोग्लाइकोलेट। फास्फोग्लाइकोलेट। और यही हमारा क्या है? स्टेबल प्रोडक्ट है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, इसीलिए साइकिल का नाम क्या है? C2 साइकिल। दूसरा, अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 अमीनो एसिड्स बनते हैं। पहला बनता है हमारा ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन हमारा कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। और दूसरा बनता है हमारा सेरीन, जो कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। ठीक, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा, कितने सेल ऑर्गेनेल्स यूज होते हैं? कितने ऑर्गेनेल्स यूज होते हैं? कितने सेल ऑर्गेनेल्स यूज होते हैं? तो 3 सेल ऑर्गेनेल्स यूज होते हैं। पहला हमारा क्या था? क्लोरोप्लास्ट, है ना। दूसरा पर ऑक्सीजोम, और तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। ये आप लिख लीजिएगा। ये चीजें आपको समझ में आ गई। दूसरा आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है? कितना % का लॉस होता है? तो 25% का लॉस होता है जब एक बार साइकिल चलता है तो। यानी कि अगर ये बार बार साइकिल चलेगा तो बार बार क्या होगा? लॉस होगा। जब भी कंडीशन क्या होगा? हाई टेम्परेचर होगा, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी, तो क्या होगा? प्लांट अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे, क्योंकि ट्रांसपीरेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा प्लांट ड्राई कंडीशन में जाएंगे और वो मर सकते हैं। तो वो ट्रांसपीरेशन रेट को कम करने के लिए दिन के टाइम पे बहुत सारे जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, जो डेजर्ट कंडीशन में पाए जाते हैं, वो दिन के टाइम पे अपना स्टोमेटा क्या रखते हैं? क्लोज रखते हैं। और जब स्टोमेटा क्लोज रहेगा तो जाहिर सी बात है कि CO2 का अमाउंट, जो नॉर्मल C3 साइकिल वाले हैं उनके अंदर CO2 का अमाउंट कम होगा तो ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ेगा। और जब भी ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ेगा तो वहां पे जो साइकिल चलता है उसको हम लोग बोलते हैं C2 साइकिल। तो ये जो C2 साइकिल है वो आपको बिल्कुल 100% श्योर रखना है कि ये पूरा का पूरा, चाहे ये RUBP हो, चाहे वो 4 PGA हो, चाहे 3 PGA हो, ये कैसे डिफरेंसेस आ रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। और लॉस जो 25% हो रहा है प्लांट के अंदर वो कैसे हो रहा है। ये लॉस से क्वेश्चन पूछता है, फास्फोग्लाइकोलेट से, अमीनो एसिड से और सेल ऑर्गेनेल से। तो ये आपको 100% श्योर रखना है कि क्या क्या चीजें इसमें हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में C4 और कैन साइकिल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट।